नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं मुजफ्फरनगर लोकसभा की, क्योंकि मुजफ्फरनगर लोकसभा जो है ये वेस्ट यूपी की बड़ी हॉट सीट है। और मैं दर्शकों को एक बार बता दूं कि 2019 में यहाँ भाजपा से डॉक्टर संजीव बालियान थे और रालोद से चौधरी अजीत सिंह थे। और ये चूँकि वेस्ट यूपी की पूरे प्रदेश की सबसे हॉट सीट थी। और यहाँ हालांकि 2019 के चुनाव में चौधरी अजीत सिंह को हार का सामना करना पड़ा और डॉक्टर संजीव बालियान भाजपा से यहाँ विजयी घोषित हुए थे। तो चूंकि मुजफ्फरनगर की हम आज बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि हमें उससे पहले ये भी बताना चाहिए कि बहुत सारे रणबांकुरे ऐसे हुए, बहुत सारे कि यहाँ चूंकि हमेशा बदलाव जरूर आता है। एक दौर वो भी था कि जब सीपीआई जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उनका भी एक दौर में पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत दबदबा होता था, कांग्रेस का दबदबा होता था। अब बीजेपी का दबदबा है, इसलिए सबका समय आता है और घूम के फिर वहीं चला जाता है। तो मैं एक बार, चूंकि आज अगर हम मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की बात करते हैं, तो एक बार हमें वो भी जरूरी है कि आज़ादी के बाद पहले सांसद कौन थे और लगातार कौन कौन किस किस दल के सांसद बने। तो मैं आपको एक बार बता दूं कि जब देश आज़ाद हुआ तो 1952 में पहली बार मुजफ्फरनगर लोकसभा से हीरा बल्लभ त्रिपाठी कांग्रेस से वो सांसद बने थे। 1957 में मुजफ्फरनगर के सुमत प्रसाद जैन, वो भी कांग्रेस से सांसद बने थे। 1962 में सुमत प्रसाद जैन भी कांग्रेस से सांसद बने थे, क्योंकि ये सुमत प्रसाद जैन 2 बार यहाँ सांसद रहे कांग्रेस से। 1967 में सीपीआई का यहाँ वर्चस्व बढ़ा और चूंकि मुजफ्फरनगर के थे लताफत अली खां, वो यहाँ सीपीआई से सांसद बने। 1971 में विजयपाल सिंह, वो भी सीपीआई से सांसद बने। और 1977 में सईद मुर्तजा, जनता पार्टी का उस समय दौर था, वो यहाँ से सांसद बने। 1980 में गयूर अली खां, जनता पार्टी एस से यहाँ सांसद बने। और 1984 में धर्मवीर त्यागी थे, वो कांग्रेस से यहाँ सांसद बने। 1989 में मुफ्ती मोहम्मद सईद, ये जब उस समय जनता दल का वर्चस्व था, तो जनता दल से सांसद बने। और 1991 में नरेश बालियान, चूंकि उस समय राम मंदिर की लहर थी, मंडल का दौर था, तो नरेश बालियान भाजपा से 1991 में पहली बार भाजपा के वहां सांसद बने। उसके बाद 1996 में सोनवीर सिंह, वो भी भाजपा से सांसद बने। फिर 1998 में फिर सोनवीर सिंह भाजपा से सांसद बने, क्योंकि अभी तक 1998 तक सोनवीर सिंह भी 2 बार सांसद बने थे और सुमत प्रसाद जैन कांग्रेस से 2 बार सांसद बने थे। फिर 1999 का, फिर यहाँ शहीदुजमा कांग्रेस से सांसद बने। 2009 में यहाँ कादिर राणा बसपा से सांसद बने। फिर 2014 के दौर में यहाँ संजीव बालियान बने। 2019 में फिर संजीव बालियान बने। संजीव बालियान और सोनवीर सिंह और सुमत प्रसाद जैन थे, इन दोनों का ये था कि ये 3 नेता ऐसे हैं मुजफ्फरनगर के इतिहास में जो 2 बार यहाँ से सांसद बने हैं। और चूंकि भाजपा के सोनवीर सिंह भाजपा 2 बार सांसद हुए हैं, डॉक्टर संजीव बालियान 2 बार भाजपा सांसद हुए हैं और सुमत प्रसाद जैन 2 बार कांग्रेस सांसद हुए हैं। तो आज हम बात करते हैं मुजफ्फरनगर लोकसभा की, क्योंकि मुजफ्फरनगर लोकसभा में इस समय 5 विधानसभा सीटें हैं। नंबर 1 यहाँ सरदना है, नंबर 2 यहाँ बुढ़ाना विधानसभा है, तीसरी यहाँ खतौली है, चौथी विधानसभा चरथावल है और 5वीं विधानसभा यहाँ मुजफ्फरनगर है। तो जब लोकसभा के चुनाव की बात करते हैं, तो चूंकि 2013 के दंगे के बाद एकाएक पूरे देश में जो हिंदुत्व की लहर चली, उसमें चूंकि मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था। और जब हम मुजफ्फरनगर की बात करें, मैं एक बार 2014 में इसलिए जाना चाहता हूं कि 2014 और 2019 में कितना अंतर रहा। तो 2014 में चूंकि भाजपा ने डॉक्टर संजीव बालियान को बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में उतारा था और यहाँ बीएसपी से कादिर राणा थे। तीसरे नंबर पे समाजवादी पार्टी से चौधरी वीरेंद्र सिंह थे और कांग्रेस से यहाँ पंकज अग्रवाल थे। तो आप देखिए कि 2014 में वो हिंदुत्व की जो लहर थी, कितना वो था। उस समय डॉक्टर संजीव बालियान को 6,53,351 वोट मिलते हैं और वो टोटल ओवरऑल 58.98 मतलब 59% वोट अकेले डॉक्टर संजीव बालियान लेकर गए थे। और जब कादिर राणा को वोट मिले थे, वो मात्र 2,52,241 वोट मिले थे और टोटल जो ना वोट परसेंटेज था वो 22.77, मतलब ये मान लो कि लगभग 23% उन्हें वोट मिला था। और सपा से चौधरी वीरेंद्र सिंह को 1,60,810 वोट मिले थे, जिनका टोटल वोट परसेंटेज ओवरऑल 14.5% था। और जो कांग्रेस से पंकज अग्रवाल चुनाव लड़े थे, उन्हें मात्र 12,437 वोट मिले थे, जो टोटल वोट परसेंटेज का 1.13 मतलब 1.25% वोट उन्हें मिला था।
ऐसे मिलाकर टोटल 11,07,765 जो वोटर हैं, जो मतदाता हैं, उन्होंने वोट दिया था। और जब 2014 से हम 2019 की बात करते हैं, जो कि 2019 का जब चुनाव होता है वो भी बहुत कड़ा चुनाव था और पूरे वेस्ट यूपी की इस चुनाव पर नजर थी। यहाँ चूंकि कांग्रेस, सपा, रालोद के प्रत्याशी, उस समय रालोद के सुप्रीमो चौधरी अजीत सिंह थे, और जब चौधरी अजीत सिंह रालोद से मुजफ्फरनगर में चुनाव लड़ने के लिए उतरे तो समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस किसी भी पार्टी ने अपना प्रत्याशी कोई घोषित नहीं किया था। तो टोटल चौधरी साहब थे और एक तरफ डॉक्टर संजीव बालियान थे। तो संजीव बालियान, ये हालांकि बहुत हार्ड चुनाव था और इस चुनाव को चर्चे पूरे उत्तर प्रदेश में, कि लखनऊ तक चर्चा थी कि चौधरी साहब हारेंगे या जीतेंगे। तो मैं एक बार बता दूं कि जब 2014 में चुनाव होता है तो डॉक्टर संजीव बालियान को 58.59 मतलब लगभग 59% वोट मिलते हैं, और जब 2019 का चुनाव होता है तो वोट परसेंटेज घट के डॉक्टर संजीव बालियान को यहाँ 49.14% वोट मिलता है, मतलब 9.10% वोट कम मिलता है संजीव बालियान को। और यहाँ चूंकि कड़ा मुकाबला था, एक तरफ चौधरी साहब थे, चौधरी अजीत सिंह जी, संजीव बालियान। तो चौधरी साहब, डॉक्टर संजीव बालियान को 5,73,780 वोट मिलते हैं, जबकि 2014 में संजीव बालियान को 6,53,000 वोट मिले थे। इस बार वोट बढ़ के 5,73,000 वोट मिले। और डॉक्टर चौधरी साहब, मतलब चौधरी अजीत सिंह जी को उस समय 5,67,254 वोट मिले, मतलब 49.34% वोट डॉक्टर संजीव बालियान को मिला और 49.1% वोट डॉक्टर चौधरी अजीत सिंह को मिले। तो दोनों के वोट परसेंटेज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, बहुत मामूली सा अंतर था। और यहाँ 2019 में डॉक्टर संजीव बालियान 6526 वोट से जीत जाते हैं, मतलब 6536 वोट से जीतने का मतलब है। हालांकि ये जीत बहुत बड़ी जीत नहीं थी। जब हम 2014 की बात करते हैं तो 2014 में डॉक्टर संजीव बालियान 4,01,150 वोट से जीते थे, और 5 साल बाद जब जीत का अंतर होता है वो घट के मात्र 6526 वोट का रह जाता है। हालांकि 2014 के चुनाव में सामने कादिर राणा थे बसपा के, और 2019 में चौधरी साहब थे। तो चौधरी साहब का अपना वोट बैंक है, बहुत सारा वोट बैंक मिला, तो कड़ा मुकाबला था। 6526 वोट से उस समय डॉक्टर संजीव बालियान जीते थे। हालांकि उनको वोट परसेंटेज डाउन हो गया था, बहुत कम मिला था, 9.10% वोट 2014 के मुकाबले कम मिला था। अब मैं बात करता हूं, चूंकि अब 2019 का फिर चुनाव आने वाला है, और जो इंडिया अलायंस की हम बात कर रहे थे, तो अभी तक इंडिया अलायंस में यहाँ का जो वेस्ट यूपी का बड़ा दल है रालोद का ये था कि रालोद पहले से इंडिया अलायंस में थे, लेकिन एकाएक अब से 15 दिन पहले वो एनडीए में शामिल हो जाते हैं और इंडिया अलायंस से अलग हो जाते हैं। अब यहाँ समीकरण थोड़ा बदले हैं। हालांकि सपा ने मुजफ्फरनगर से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, और प्रत्याशी का नाम है हरिंदर मलिक। चूंकि हरिंदर मलिक मुजफ्फरनगर की धरा के बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, वो पहले सांसद रह चुके हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं, उनके बेटे शामली से विधायक भी हैं। और जहां तक हरिंदर मलिक का मामला है, तो कांग्रेस से अपने बेटे को वो उस समय जिताने में कामयाब रहे जब उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 ही सीट कांग्रेस को मिलती थी, मतलब उनका अपना वजूद है, अपने इंडिविजुअल बल पे जीते थे। और जहां तक डॉक्टर संजीव बालियान का है, तो चूंकि संजीव बालियान एक बड़े दल के नेता हैं, दोनों बार केंद्र में मंत्री रहे और इस समय मंत्री हैं, उनका भी ओरा बहुत बड़ा है। लेकिन मैं बता दूं कि कहाँ डॉक्टर संजीव बालियान की, जब से रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी का भाजपा में गठबंधन हुआ है, तब से यह माना जा रहा है कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट एकदम श्योर है और डॉक्टर संजीव बालियान जीतेंगे। हालांकि ये कहीं ना कहीं मलाल है जयंत चौधरी को भी, क्योंकि उनके पिता चौधरी अजीत सिंह को डॉक्टर संजीव बालियान ने हराया था। ये कहीं ना कहीं टीस थी, और इसीलिए लगभग पिछले कई सालों से वो लगातार, अब 1 साल पहले खतौली में उपचुनाव होता है, और उपचुनाव में सीधा मुकाबला जयंत चौधरी और डॉक्टर संजीव बालियान का होता है। हालांकि खतौली उपचुनाव में भाजपा का प्रत्याशी हार गए, और रालोद की ओर से मदन भैया विधानसभा चुनाव में उपचुनाव लड़े थे, वो जीतने में सफल रहे, और यहाँ कहीं ना कहीं संजीव बालियान का मोरल डाउन हुआ। लेकिन अब ये लोग मानते हैं कि जब से रालोद का गठबंधन हुआ है, तब से संजीव बालियान की जीत के बहुत सारे डाटे सामने आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जयंत चौधरी कहीं ना कहीं संजीव बालियान को लेके वो कहीं ना कहीं उनके मन में ये टीस है कि डॉक्टर संजीव बालियान ने उनके पिता को हराया था। और लोग कितने सिक्योर हैं डॉक्टर संजीव बालियान को लेकर, लेकिन डॉक्टर संजीव बालियान 2024 में अगर उन्हें टिकट मिलता है तो वो कितने सिक्योर है। मैं एक बार आंकड़ों पर नजर डालता हूं कि जब 2019 में चुनाव होता है तो किस किस विधानसभा से डॉक्टर संजीव बालियान हार के आते हैं
और किस किस विधानसभा से वो जीत कर आते हैं। तो चूंकि डॉक्टर संजीव बालियान सबसे ज़्यादा इनसिक्योर वो अपनी विधानसभा से हैं। डॉक्टर संजीव बालियान की अपनी विधानसभा बुढ़ाना है, और बुढ़ाना की अगर मैं डाटा की बात करूं, क्योंकि बुढ़ाना जो विधानसभा है, बुढ़ाना विधानसभा में डॉक्टर संजीव बालियान को 2019 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। बुढ़ाना में अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो लगभग 22,000 वोट से डॉक्टर संजीव बालियान अपनी विधानसभा में हार कर आए थे। और जब चरथावल विधानसभा की मतगणना हुई तो चरथावल विधानसभा में डॉक्टर संजीव बालियान हार के आए थे। इसके बाद जब वो मुजफ्फरनगर विधानसभा की मतगणना होती है तो मुजफ्फरनगर मतगणना में वो 13,000 वोट से जीत जाते हैं, लेकिन वो अंतर पूरा नहीं होता। अंतर पूरा होता है खतौली विधानसभा के जब नतीजे खुलते हैं तो वहां वो बराबर पहुंचते हैं, और जब सरगना विधानसभा में आते हैं तो यहाँ 7,000 वोट से वो जीत जाते हैं। और यही वजह रही कि डॉक्टर संजीव बालियान 6526 वोट से मात्र जीत पाए थे। और अभी भी सबसे बड़ा खतरा अगर हम संजीव बालियान की बात करें, लोगों की बात करें, लोग तो ये कहते हैं कि अब रालोद से गठबंधन हो गया तो एक तरफा संजीव बालियान की जीत है। लेकिन अगर डॉक्टर संजीव बालियान के मन की बात करो, उनमें एक ऐसा परसेप्शन हो गया है, क्योंकि जो उनकी विधानसभा है बुढ़ाना, वो कहीं ना कहीं वहां इनसिक्योर है, कहीं ना कहीं चरथावल विधानसभा में वो इनसिक्योर है। और जहां सरधना 2019 में वो 7,000 वोट से जीत के आए थे, इस सरधना में अब चूंकि भाजपा पहले उस समय भाजपा के यहाँ विधायक थे, डॉक्टर संगीत सोम यहाँ विधायक थे, और इस बार यहाँ सरधना विधानसभा में विधायक सपा से अतुल प्रधान है। और कहीं ना कहीं चूंकि हरिंदर मलिक बहुत करीबी हैं अखिलेश यादव के, और कहीं ना कहीं अतुल प्रधान पे इतना प्रेशर जरूर रहेगा सपा का कि किसी भी हाल में जो सपा का वोटर है उसे डाइवर्ट करना है हरिंदर मलिक की ओर। और संगीत सोम के सामने परीक्षा ये होगी कि उन्हें सरधना विधानसभा से कहीं ना कहीं डॉक्टर संजीव बालियान को जिला के भेजना पड़ेगा। अगर मैं इस समय बात करूं कि इस समय अगर जो विधानसभा है, तो जो इस समय विधानसभा है मुजफ्फरनगर की, तो चूंकि सरधना विधानसभा ये भाजपा के पास नहीं, ये सपा के पास है। खतौली विधानसभा मदन भैया वो रालोद के पास है, रालोद में चले गए। बुढ़ाना विधानसभा भी भाजपा के पास नहीं है, वो रालोद के पास है, वहां से राजपाल बालियान विधायक हैं। और जब हम चरथावल विधानसभा की बात करते हैं तो चरथावल विधानसभा भी सपा के पास है। एकमात्र मुजफ्फरनगर शहर की सीट ऐसी है मुजफ्फरनगर लोकसभा में जो एक सीट मात्र बीजेपी के पास है। अब चूंकि लोकसभा की चुनावी रणभेरी बच गई है, किसके पक्ष में किसके सिर पे विजय का सेहरा बनेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस समय ये भी कहना बहुत मुश्किल है कि संजीव बालियान, भले ही रालोद से भाजपा गठबंधन हो गया है, लेकिन रालोद को लेकर जो भाजपा के बड़े धुरंधर नेता है वो कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि जयंत चौधरी को ये मलाल है संजीव बालियान से कि चौधरी अजीत सिंह को डॉक्टर संजीव बालियान ने हराया था। और इसी तरह हरिंदर मलिक और संजीव बालियान कहीं ना कहीं जयंत चौधरी के निशाने पर दोनों नेता हैं। और वो समय बताएगा कि कौन कितनी भरपाई करेगा, कौन किसे कितना आशीर्वाद देगा। यहाँ संजीव बालियान के सर पर सेहरा होगा या हरिंदर मलिक क्या होगा। फिलहाल 2019 के जो आंकड़े थे वो मैंने बताए, और जहां तक वर्तमान की स्थिति है तो बहुत सारी एंटी इनकम्बेंसी भी संजीव बालियान के साथ है, और उन्हें इसके लिए काम भी करना पड़ेगा, लोगों के बीच जाना पड़ेगा। अगर हम सरधना की बात करें तो यहाँ बीते समय थोड़ा विरोध हुआ था, बहुत सारे सरधना विधानसभा के गांव में डॉक्टर संजीव बालियान का विरोध हुआ था। ऐसी जो बुढ़ाना विधानसभा में जो ठाकुर कुशवाहा है जो 24 वहां भी हल्का विरोध का सामना करना पड़ा। जब हम चरथावल विधानसभा की बात करते हैं तो वहां पुंडीर हैं, और पुंडीरों को कहीं ना कहीं पुंडीरों के सामने भी संजीव बालियान को विरोध करना पड़ा। इधर चरथावल में जो कश्यप जो वहां चुनाव हार गए थे, वहां भी कहीं ना कहीं कश्यप जाति में वो भी डॉक्टर संजीव बालियान के लिए कहीं ना कहीं विरोध है। अब चुनाव आने वाला है, डॉक्टर संजीव बालियान तमाम जो लोग नाराज हैं उन्हें मनाने में कितना कामयाब होंगे, और लोकसभा चुनाव में जो मतदाता है वो किस तरफ किसको वोट देगा, ये मैं 2019 के आंकड़ों के आधार पर मैंने एक थोड़ा एनालिसिस किया है। और चूंकि अब चुनाव का बिल्कुल बजने वाला है, सपा ने अपने प्रत्याशी हरिंदर मलिक को उतार दिया है। बसपा का कौन प्रत्याशी होगा वो रणनीति तय करेगा। और 2024 के लोकसभा चुनाव की मुजफ्फरनगर लोकसभा में बसपा का प्रत्याशी हार और जीत तय करेगा। कौन प्रत्याशी होगा बसपा का, ये तमाम अब जो समीकरण है वो बसपा के प्रत्याशी के सार्वजनिक होने के बाद पता चलेगा। और जहां तक डॉक्टर संजीव बालियान का मामला है, चूंकि 2 बार से सांसद रहे हैं तो वो रणनीतिकार हैं, रणनीति बनाने में सफल होते हैं। आप लगातार देखते रहिए सेव इंडिया न्यूज। नमस्कार, राजेश शर्मा। हम आपको लगातार मुजफ्फरनगर लोकसभा का अपडेट देंगे, और मैं तमाम दर्शकों को बताना चाहता हूं कि सेव इंडिया न्यूज हम हर रोज जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग लोकसभा हैं, 2019 का क्या सिनेरियो था, 2024 में कैसे समीकरण है, इसके बारे में हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।